मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने हजारों करोड़ की शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार किया तो आम आदमी पार्टी जांच से ध्यान भटकाने के लिए बच्चों का इस्तेमाल करने लगी। मतलब कि अपने सियासी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए अरविंद केजरीवाल के नेताओं ने बच्चों को अपना मोहरा बनाना शुरू कर दिया। आम आदमी पार्टी की इस हरकत से नाराज बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी एनसीपीसीआर ने दिल्ली पुलिस को पत्र लिखकर कथित रूप से नाबालिग की तस्वीर ट्विटर पर साझा करने को लेकर शिवसेना नेता संजय राउत, आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा और आतिशी के खिलाफ जांच और आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कहा। आयोग ने आरोप लगाया कि राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए ये तस्वीरें साझा की गई हैं। पत्र के मुताबिक आयोग ने ये भी पाया कि नेताओं द्वारा कथित रूप से तस्वीर साझा करने का उद्देश्य मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई द्वारा जारी जांच से ध्यान भटकाना था। राउत और चड्ढा राज्यसभा सदस्य हैं, जबकि आतिशी दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। सिसोदिया ने 2021-22 आबकारी नीति में कथित भ्रष्टाचार के संबंध में सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद हाल में मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया था। सिसोदिया के पास शिक्षा सहित दिल्ली सरकार के 18 विभागों का प्रभार था। आयोग ने कहा कि उसे राउत और चड्ढा के सोशल मीडिया पोस्ट के बारे में शिकायत मिली है, जिन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर ऐसी तस्वीरें साझा की हैं, जिनमें आम आदमी पार्टी नेता और राज्य के तत्कालीन शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया स्कूल्स में नाबालिग बच्चों के साथ दिखाई दे रहे हैं। आयोग ने कहा कि इस मामले की जांच और आवश्यक कार्रवाई के लिए दिल्ली पुलिस आयुक्त को पत्र लिखा गया है, जिसकी प्रति दिल्ली के मुख्य सचिव को भेज दी गई है। आयोग ने दिल्ली पुलिस से किशोर न्याय कानून के तहत उचित कार्रवाई करने को कहा। आतिशी के मामले में आयोग ने कहा कि बच्चों की सहमति के बिना उनकी तस्वीरों को साझा करना और इनका उपयोग कर अपने व्यक्तिगत एजेंडे को बढ़ाने के लिए अपने पद और शक्ति का दुरुपयोग करने के लिए आतिशी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाए। जब से शिवसेना का नाम निशान एकनाथ शिंदे गुट को मिला है और जब से उद्धव ठाकरे और संजय राउत सहित गुट के सांसदों और विधायकों पर सदस्यता जाने की तलवार लटकी है, तब से सांसद संजय राउत की बदजुबानी अपनी सीमा पार कर गई है। उद्धव गुट के निशाने पर चुनाव आयोग है, जिसे संजय राउत सार्वजनिक रूप से जमकर गाली दे रहे हैं। राउत ने कहा था, शिवसैनिकों ने घर में चटनी रोटी खाकर तुम लोगों शिंदे गुट के विधायकों को विधायक, सांसद, मंत्री बनाया, लेकिन शिवसैनिक आज भी यही है। जिनको चुनाव में जीत दिलवाई वो लोग 50 करोड़ रुपए लेकर भाग गए। इस पर चुनाव आयोग कहता है कि शिवसेना उनकी है। राउत ने मंच से पहले कहा कि शिवसेना तुम्हारे बाप की है क्या? उसके बाद चुनाव आयोग को गाली दी। संजय राउत की बेलगाम जुबान अब उनके लिए मुसीबत का सबब बनती जा रही है। तो तब हो गई जब उन्हें ये बताया गया कि चुनाव आयोग के संबंध में आपकी गाली सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है, जिस पर राउत ने कहा कि होने दो वायरल, सिर्फ मैं ही चुनाव आयोग को गाली दे रहा हूं, बल्कि पूरा महाराष्ट्र गाली दे रहा है। इसके पहले संजय राउत ने महाराष्ट्र विधानमंडल को चोरों की मंडली कहा था, जिसके बाद मुद्दे ने तूल पकड़ लिया और फिर विधानसभा में राउत के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाया गया। कार्रवाई के लिए राउत को नोटिस भेजकर जवाब मांगा गया है। शरद पवार ने भी राउत के बयान पर ऐतराज जताया था। इसके बाद भी राउत ने सांगली में फिर वही गलती दोहराई। इस मुद्दे पर एकनाथ शिंदे गुट के विधायक संजय शिरसाट ने यह कहा कि संजय राउत का दिमाग खराब हो गया है। संजय राउत ने किस मोर्चे में हिस्सा लिया है? हम राउत के जैसे नहीं हैं। नेतृत्व करना अलग है और जमीन पर काम करना अलग। अब उन्हें फिर से जेल भेज देना चाहिए। शिरसाट ने कहा कि संजय राउत ने चुनाव आयोग पर 2000 करोड़ और शिंदे गुट के विधायकों पर 50 करोड़ में बिकने का आरोप लगाया। संजय राउत को इस मामले में सबूत देना चाहिए। राउत शरद पवार के इशारे पर बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। उन्हें दलाली करने के पैसे मिलते हैं, इसलिए दूसरों पर आरोप लगाते हैं। शिवसेना की यही हालत इसी दलाल की वजह से हुई है। शिरसाट ने कहा कि राउत के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाया गया है। इसकी जांच के बाद राउत को यकीनन जेल जाना पड़ेगा। शिरसाट ने कहा कि पूरे महाराष्ट्र को पता है कि कौन कहां गया। संजय राउत ने अब अपनी सीमा पार कर दी है। राउत ने चुनाव आयोग के लिए गाली का प्रयोग किया। अगर उसी गाली को उन्हें दिया जाए तो क्या नतीजा होगा? मनीष सिसोदिया ने ताबड़तोड़ 14 हैंडसेट बदले, कंप्यूटर्स में से घोटाले की सारी फाइल्स मिटा दी और ईमानदार होने का नाटक करने लगे। लेकिन पाप का घड़ा आखिरकार फूटता ही है और अपराध के सबूत भी मिल ही जाते हैं। वहीं सिसोदिया के साथ भी यही हुआ। सीबीआई की टीम ने कंप्यूटर से सारी डिलीट फाइल्स रिकवर कर ली और सिसोदिया जेल पहुंच गए। जमानत के लिए सिसोदिया ने होली से लेकर पत्नी की बीमारी तक का रोना रोया, लेकिन कोर्ट ने इस पूरे मामले की सुनवाई 10 मार्च को करने का फैसला किया। मतलब सिसोदिया की होली सलाखों के पीछे ही होगी। हालांकि सिसोदिया के वकीलों ने कोर्ट से कहा कि त्योहार उनके लिए भी है, बेल दे दीजिए। वह फिर 9 तारीख को वापस आने को तैयार हैं। इस पर कोर्ट ने कहा कि अगर आपको लगता है कि रिमांड का आदेश गलत है तो उसे हाईकोर्ट में चुनौती दे सकते हैं।
बचाव पक्ष का कहना है कि मनीष सिसोदिया की पत्नी की तबीयत सही नहीं है। पिछले 20 साल से उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। बचाव पक्ष का कहना है कि सीबीआई को अब रिमांड नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि 5 दिन बहुत होते हैं। मनीष सिसोदिया ने कहा कि सीबीआई ने मेरे घर पर रेड की, दफ्तर में रेड की, मेरे पैतृक घर पर रेड की, इसके बावजूद कुछ नहीं मिला। कहा जा रहा है कि सहयोग नहीं करना बेल न देने का कोई आधार नहीं है और न ही रिमांड इस आधार पर दिया जा सकता है। सीबीआई ने कहा कि अभी तक कुछ अधिकारियों के साथ मनीष सिसोदिया का आमना सामना करवाया गया है। इसके जवाब में सीबीआई ने कहा कि मनीष सिसोदिया की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली गई थी, इसलिए समय वहां लगा। अलग अलग गवाहों से आमना सामना करवाना। सीबीआई ने 3 और दिन की रिमांड मांगी है। अदालत ने पूछा कि अब तक कितने घंटे पूछताछ की। इसके जवाब में सीबीआई ने कहा कि अभी भी सिसोदिया सहयोग नहीं कर रहे हैं। सीबीआई ने कहा कि मनीष सिसोदिया की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली गई थी, इसलिए समय वहां लगा। जांच एजेंसी ने कहा अलग अलग गवाहों से आमना सामना करवाना है। इस मामले में एक और जहां आम आदमी पार्टी का दावा है कि कहीं कोई करप्शन नहीं हुआ और केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार जांच एजेंसीज का दुरुपयोग कर रही है, इसके बाद बीजेपी ने पलटकर 5 सवाल पूछ डाले। सिसोदिया से बीजेपी ने पूछा कि आबकारी नीति में कार्टलाइजेशन की अनुमति क्यों दी गई। बीजेपी ने पूछा है कि मैन्युफैक्चरर को रिटेल में क्यों उतारा और बिना कैबिनेट की मंजूरी के नीति क्यों लागू की गई। बीजेपी ने पूछा कि अगर नीति अच्छी थी तो आखिर उसे वापस क्यों लिया गया। बीजेपी ने 5वां सवाल पूछा कि 144 करोड़ की लाइसेंस फी क्यों माफ की गई। केंद्रीय जांच एजेंसी के सूत्रों ने कहा कि जनवरी में उन्होंने सिसोदिया के कार्यालय से एक कंप्यूटर जब्त किया था और बाद में यह पता चला कि कंप्यूटर से फाइल्स और अन्य डेटा डिलीट कर दिए गए हैं। सीबीआई ने तब हटाई गई फाइल्स को प्राप्त करने के लिए कंप्यूटर को फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी यानी एफएसएल में भेजा था। एफएसएल ने उन्हें रिपोर्ट देकर कंप्यूटर से डिलीट की गई पूरी फाइल्स को बरामद कर लिया है। कोरोना काल में महाराष्ट्र के सीएम का सरकारी बंगला बंद था। उद्धव सिर्फ फेसबुक लाइव होते थे और किसी दूसरे को बंगले के आसपास फटकने की इजाजत नहीं थी। ये सिलसिला करीब 2.5 साल तक चला। लेकिन दिलचस्प ये था कि जहां न कोई आया और न कोई गया, फिर भी चाय पानी का 2.5 करोड़ का खर्चा हो गया। इस सवाल पर एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे को लपेट लिया। महाराष्ट्र में इस बात की चर्चा थी कि सीएम आवास वर्षा की चाय में सोने का अर्क मिलाया जाता है। असल में एनसीपी नेता अजीत पवार ने यह आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री के सरकारी आवास वर्षा बंगले पर चाय पान में 2 करोड़ 40 लाख रुपए खर्च हुए। इसका सदन में जवाब देते हुए एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे का नाम न लेते हुए कहा कि कोरोना काल में 2.5 साल तक वर्षा बंगला बंद था। उस समय सिर्फ फेसबुक लाइव होता था, बिना जांच पड़ताल के बंगले के अंदर प्रवेश भी नहीं दिया जाता था। तब चाय पानी पर कितना पैसा खर्च हुआ, कभी इसका हिसाब जानने की कोशिश हुई है? शिंदे ने अजीत पवार के सवाल पर यह जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मेरे पास पूरे राज्य से बीते 8-9 महीनों से लोग आ रहे हैं, क्या उन्हें चाय पानी नहीं करना चाहिए? क्या ये अपनी संस्कृति नहीं है? उन्होंने उद्धव ठाकरे का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारों ही इशारों में पूरी बात कह दी। विधानसभा में अजीत पवार ने यह भी सवाल उठाया था कि शिंदे सरकार पब्लिसिटी पर भी जमकर पैसे खर्च कर रही है। इस मुद्दे पर शिंदे ने अजीत पवार को करारा जवाब दिया। एकनाथ शिंदे ने कहा कि जब आपकी सरकार थी तब आपने 250 करोड़ रुपए पीआर के लिए रखे थे। इतना ही नहीं, आपने अपने निजी पीआर के लिए भी 6 करोड़ रुपए अलग से रखे थे और जिसे बाद में वापस ले लिया था। हम तो सरकार की योजनाओं की जानकारी जनता तक पहुंचाने के लिए विज्ञापन देते हैं। ऐसे में दोहरा रवैया कैसे चलेगा? आप करें तो ठीक और हमने किया तो वो गलत कैसे हो गया? यहाँ भी शिंदे ने उद्धव का नाम नहीं लिया, लेकिन तत्कालीन ठाकरे सरकार पर जमकर हमला बोला। अजीत पवार को घेरते हुए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि एनसीपी पहले ये तय कर ले कि उसकी पार्टी कभी सीएम बनाने की स्थिति में हुई तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा। दरअसल कुछ दिन पहले मुंबई के एनसीपी ऑफिस के बाहर सांसद सुप्रिया सुले का भावी सीएम वाला बैनर लगा था। इसके पहले एनसीपी प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल के भावी सीएम वाला पोस्टर लगाया गया था। वहीं अजीत पवार खेमे के लोग उन्हें भावी सीएम बताते हैं। ऐसे में सीएम कौन बनेगा, ये सवाल उठाते हुए शिंदे ने एनसीपी की खिंचाई की। दिल्ली में जब से अरविंद केजरीवाल की सरकार बनी तभी से केजरीवाल ने एक भी विभाग अपने पास नहीं रखने का फैसला किया कि अब एक के बाद एक कर सामने आ रहे घोटालों की आंच में मंत्री नपने लगे हैं, तो लोगों को केजरीवाल का यह फैसला समझ में आने लगा। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में महीनों से जेल में कैद सत्येंद्र जैन के बाद अब शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हो गए। कोर्ट से उन्हें अब तक जमानत नहीं मिली, लेकिन सिसोदिया के खिलाफ क्लासरूम घोटाला से लेकर जासूसी करवाने का भी मामला है। इसलिए लगता नहीं कि सिसोदिया जेल से बाहर जल्दी आने वाले हैं।
ऐसे में सवाल यह है कि क्या अरविंद केजरीवाल एक एक कर खुद अपनी ही पार्टी के नेताओं को निपटा रहे हैं? शराब घोटाला मामले में खुद केजरीवाल का नाम भी चार्जशीट में है और इस पूरे मामले को लेकर विपक्षी दलों ने आम आदमी पार्टी संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर सियासी हमलों की बौछार कर दी है। इस बीच आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता अलका लांबा ने ऐसा आरोप लगाया कि जो दिल्ली में सियासी भूचाल ला सकता है और केजरीवाल का सिरदर्द बढ़ा सकता है। लांबा ने इसके जरिए केजरीवाल द्वारा सिसोदिया को निपटाने की साजिश सफल करने का आरोप लगाया। केजरीवाल पर कई तरह के आरोप लगाकर आपकी सदस्यता छोड़ने वाली अलका लांबा ने ट्वीट किया और कहा कि केजरीवाल बहुत पहले से मनीष सिसोदिया को निपटाने की फिराक में थे, पर कुछ यूं भ्रष्टाचार में फंसा कर निपटाएंगे ये सोचा नहीं था। मेरी दिल्ली आपके ठग। अलका ने इसके बाद भी कई मुद्दों पर ट्वीट किए जिनमें केजरीवाल को महाठग तक कहा। उन्होंने लिखा कि अब आम आदमी पार्टी के महाठग के दरबार में जो ज्यादा बोली लगाएगा वही खाली हुए मंत्री पद पाएगा। दिल्ली के विधायक धरना प्रदर्शन छोड़ मंत्री पद पाने की दौड़ की होड़ में लगे हुए हैं। एक अन्य ट्वीट में उन्होंने हैशटैग के साथ लिखा कि महाठग को पता है अब सिसोदिया भी जैन की तरह लंबा अंदर गया। लांबा ने मनीष सिसोदिया के जेल जाने की घोषणा भी पहले ही कर दी थी। उन्होंने उस समय भी केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाए थे। सिसोदिया से सीबीआई की पूछताछ करने पर लांबा ने कहा था कि वे जेल जाएंगे और कहा था कि दिल्ली के सीएम का शराब माफिया से सीधा संबंध है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। सीबीआई की कस्टडी से लेकर कोर्टरूम तक और उसके बाहर मनीष सिसोदिया शातिर अंदाज में पेश आए। जमानत के लिए वे सब कुछ कर रहे हैं जो एक घुटा हुआ अपराधी करता है। लेकिन जब कोई दांव नहीं चला तो सिसोदिया ने यहां तक कह डाला कि कस्टडी में रखने से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। इसके बाद उन्होंने सीबीआई पर टॉर्चर करने का आरोप भी लगा दिया। सिसोदिया ने कहा कि सीबीआई हिरासत में उनका मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा है। सीबीआई रोज उनसे 8 से 9 घंटे तक पूछताछ करती है और एक ही सवाल को कई बार दोहराया जाता है जो मानसिक उत्पीड़न से कम नहीं है। इस पर अदालत ने उनसे पूछा कि क्या उन पर 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो सिसोदिया ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। सब उनसे अच्छे से पेश आते हैं, सम्मान देते हैं, लेकिन घंटों बैठाकर एक ही सवाल को दोहराना उत्पीड़न से भी कम नहीं। सीबीआई की मांग पर दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री की सीबीआई रिमांड 2 दिन के लिए बढ़ा दी गई है। अब 6 मार्च को मनीष सिसोदिया को अदालत के सामने पेश किया जाएगा। मनीष सिसोदिया को शनिवार को दोपहर 2 बजे राउज़ कोर्ट में स्पेशल जज एमके नागपाल की अदालत के समक्ष पेश किया गया। सीबीआई ने कहा कि मनीष सिसोदिया अभी भी जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए उन्हें 3 दिन की रिमांड और चाहिए। कुछ आबकारी विभाग के अधिकारियों से मनीष सिसोदिया का आमना सामना करवाना है। जज ने सीबीआई से पूछा कि अब तक कितने घंटे की पूछताछ की जा चुकी है, अब तक पूछताछ में क्या क्या हुआ। इस पर सीबीआई ने कोर्ट को जानकारी दी कि पूरी पूछताछ की रिकॉर्डिंग सीडी में है, उसे कोर्ट में दिखा नहीं सकते। सीबीआई ने कोर्ट में जानकारी दी कि रोजाना रात 8 बजे तक पूछताछ होती है। एक दिन पूरा सुप्रीम कोर्ट में चला गया क्योंकि मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। रिमांड मांगने के दौरान सीबीआई ने कहा कि कुछ दस्तावेज मिसिंग हैं जिनको बरामद करना है। बचाव पक्ष यानी मनीष सिसोदिया के वकील ने दलील देते हुए कहा कि पूछताछ में सहयोग न करना हिरासत में रखे रहने का आधार नहीं है। ऐसा नहीं है कि सीबीआई जो चाहती है वो आरोपी स्वीकार ही कर ले। मनीष के वकील ने कहा कि सीबीआई की रिमांड कॉपी में कुछ ठोस नहीं है, वही पुराने आरोप हैं। इस पर अदालत ने सीबीआई से पूछा कि आप मनीष सिसोदिया से किसका आमना सामना कराना चाहते हैं। सीबीआई ने कहा कि हम कोर्ट में नहीं बता सकते हैं। मनीष के वकील ने कहा कि अब दस्तावेज की बरामदगी की बात कहने का क्या मतलब है। सीबीआई के पास कोई कारण नहीं कि मनीष को सीबीआई की हिरासत में रखा जाए। मनीष के वकील ने दलील देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप अनुच्छेद 32 के तहत यहां नहीं आ सकते, लेकिन आप अन्य कानूनी समाधान ले सकते हैं। अदालत ने कहा कि आप रिमांड के ऑर्डर को चैलेंज कर सकते हैं। इस पर मनीष के वकील ने कहा कि हम कोर्ट के रिमांड ऑर्डर को चैलेंज नहीं कर रहे हैं। हमारा ये कहना है कि अब सीबीआई रिमांड की जरूरत नहीं है। पुलिस रिमांड अनिवार्यता नहीं बल्कि वैकल्पिक है। जब पहली बार कोर्ट रिमांड देता है और दूसरी बार जब रिमांड देना होता है, रिमांड देने के कारणों और परिस्थितियों में अंतर आ जाता है। सीबीआई के पास ठोस वजह होनी चाहिए। मनीष के वकील ने कहा कि मुझे त्योहार तक जमानत दे दें, मैं 9 को वापस आ जाऊंगा। इस पर अदालत ने कहा कि अगर आप कम से कम समय में बात रख सके तो आज सुनवाई हो सकती है। इसके बाद बेल पर सुनवाई की तारीख 10 मार्च को 2 बजे तक तय की गई। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने ऑर्डर रिजर्व रखते हुए आधे घंटे का समय मांगा, जिसके बाद मनीष सिसोदिया को 2 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।